हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? सब ठीक पढ़ाई के अलावा? लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप की कौन सी यूनिट का स्टार्ट करी हुई है? हमने एडमिशन वाले यूनिट। इसका हम क्या कर रहे हैं? इलिस्ट्रेशन फोर्थ। ठीक है। दलाल, बनर्जी एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दलाल, बनर्जी और मलिक क्या है? पार्टनर्स है। किस रेशो में? 2:1 में। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज एज बिलो। बैलेंस शीट 31 मार्च 20 की क्या है? ट्रेड पेबल 12,850, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 1,500, जनरल रिजर्व कितने का है? 65। कैपिटल देर की है दलाल, बनर्जी और मलिक की। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब 3 पार्टनर तो ऑलरेडी है और उन्होंने किसको एडमिट और करवाया? मिस्त्री को। द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक मिस्टर मिस्त्री एट अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मिस्त्री कैपिटल कितनी लाएगा? 5,000। Value of inventory should be increased by 2,500. Furniture should be depreciated by 10%. Reserve for bad debts to be maintained at 10% of trade receivable. Land और building की वैल्यू कितनी इंक्रीज करनी है? 20%. वैल्यू ऑफ गुडविल कितने की है? 15,000। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। थैंक गॉड इसने बता दिया, नहीं तो मैं इसको बांटता ही। बताओ, जनरल रिजर्व बताने की जरूरत थी क्या? रिजर्व तो वैसे ही किस में जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये पॉइंट तो क्या है? समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहा हूँ? ये पॉइंट तो ऐसे ही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है दलाल, बनर्जी और मलिक का? 5,532। तो न्यू रेशियो कितना दे दिया? 5,532। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय दलाल। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो है ना, ये कितने की? 1,500। इसमें 1,000 रुपीज किसी सेन के है। 1,000 रुपीज किसके हैं? कोई सेन, कोई पर्सन है, पार्टनर नहीं है, ये कोई और आउटसाइडर है, उसके हैं, जो किसने पे कर दिए? दलाल ने। नेसेसरी जनरल एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स। और उसकी एंट्री क्या नहीं करी? अभी तक हमने करी नहीं है। आपसे क्या पूछा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन। तो बताओ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पॉइंट में तो कोई रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है नहीं। सेकंड पॉइंट में बताओ, फर्नीचर इंक्रीज करना है 2,500 रुपए से, तो हमें फायदा है या नुकसान है? असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा है ना हमारा। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आ जाएगा? बाय साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय साइड में आ जाएगा। असेट बढ़ती है तो एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय साइड में क्या आ गया? बाय इन्वेंट्रीज इन ट्रेड। ठीक है। कितने का? 25। फर्नीचर डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीशिएट का मतलब कम करना है, तो ये हमारा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। 6,500 का 10% कितना आएगा? 650। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का मेंटेन करना है? 10% ऑफ रिसीवेबल। तो रिसीवेबल कितने के है बच्चों? 5,500। तो ये भी रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा? डेबिट 5,500। ये भी रिवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा? डेबिट। बैड डेट्स के लिए मुझे क्या बनाना है? प्रोविजन। तो प्रोविजन बनाना है तो वो मेरे लिए क्या है? लॉस ही है। ठीक है। ये रिजर्व वर्ड इंस्टीट्यूट का सही नहीं है, इसकी जगह क्या वर्ड यूज होना चाहिए? प्रोविजन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी इंक्रीज्ड बाय एनहेंस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो लैंड और बिल्डिंग को 20% बढ़ाना है, तो कितना आएगा? 25,000 का 20% 5,000, 10% 2,500। तो ये आ गया बाय साइड में। अब ये प्रॉफिट्स किस में चला जाएगा? 6,300 का कैपिटल अकाउंट में। किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें नहीं जाएगा? ये मिस्त्री में नहीं जाएगा। मिस्त्री तो आया है अभी। ये आज तक के प्रॉफिट्स है तो किस में जाएंगे? आज तक के पार्टनर्स में। वो कौन है? दलाल, बनर्जी और मलिक। रेशो क्या है इनका? 2:2 इस रेशो में। अब देखो, ये तो हो गया लिखने की बात। अब आप घर पे पढ़ रहे हो, एग्जाम्स और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे निकाल लूंगा? मन में, ताकि लिखने का टाइम वेस्ट ना हो। भाई ठीक है, एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 बाय ये सब कुछ, लेकिन क्या है? बोलो, घर पे फटाफट से करना होगा ताकि हमारा टाइम बचे और हम दूसरे बच्चों को क्या करें? खराब करें। समझ रहे हो ना? नालायक, हम थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़े, दूसरों को खराब नहीं करते। इन्वेंट्री बढ़ानी है कितने की? 2,500 की। तो मैंने अपने कैलकुलेटर में 2,500 रुपये क्या कर लिया? प्लस कर लिया। फर्नीचर कितने का? डेप्रीशिएट करना है। डेप्रीशिएट मतलब लेस करना है। लॉस हो गया ना ये, तो 650 का क्या हो गया? लॉस। ये प्रॉफिट है, ये क्या है? लॉस। डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन बनाना है, ये भी क्या है? लॉस। कितने का? ट्रेड रिसीवेबल 5,500। इसका भी क्या बनाना है?
प्रोविजन, तो ये भी तो क्या है, लॉस है। और लैंड और बिल्डिंग को बढ़ाना है, तो लैंड और बिल्डिंग 25,000 की है, बढ़ाना है तो प्रॉफिट हो गया कितने का, 5,000। तो ये 5,000 का क्या लिख लिया मैंने, प्रॉफिट। और इन सारों का नेट कर लूंगा तो सीधा क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। और ये तो मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, सीधा मैं फटाफट किस में करता जाऊंगा, कैलकुलेटर पे। ठीक है, इससे हमारा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट कैसे टैली होगी, सिर्फ रिवैल्यूएशन की वजह से। बाकी एडजस्टमेंट को बाद में देखेंगे, आपके सामने बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि नई वाली बैलेंस शीट बराबर हो क्यों जाती है। बताओ आपने फर्नीचर में बढ़ाया या कम किया, एक एक करके बताओ। इन्वेंट्री में कितना बढ़ाया, अब जो नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें इन्वेंट्री कितनी ज्यादा आएगी, 2500 की ज्यादा आएगी। फर्नीचर कितना कम आएगा, एक मिनट मैंने गलत जगह जोड़ दिया, इन्वेंट्री में जोड़ना था। ये 2500 ज्यादा आएगा, ये कितना कम आएगा, 650। फर्नीचर को आप क्या कर देते हो, कम लिखोगे ना, नई बैलेंस शीट बनाओगे क्योंकि डेप्रिशिएट करना था। डेटर्स में से कितने का प्रोविजन लेस करोगे, 10%, तो ये 550 क्या हो गया, कम। और लैंड और बिल्डिंग कितनी बढ़ा दी, 20%, तो ये कितना हो गया, 5,000। तो नई बैलेंस शीट में कितने रुपए का नेट एसेट साइड में इंक्रीज आएगा, 5,000 और 2,500, 7,500, उसमें से कितना गया, 1,200। तो 6,300 का क्या आ रहा है, एसेट साइड में बढ़कर आएगी ना, रिवैल्यूएशन वाले एडजस्टमेंट की। तो 6,300 यहाँ बढ़ा है ना, तो आपने देखो 6,300 किस में बढ़ाया है, पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में जो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है उसके अंदर कितना जोड़ दिया आपने, 6,300। तो पार्टनर्स कैपिटल भी तो बढ़ रही है इधर से, किसमें प्लस होके आ रहा है, दलाल बनर्जी और मलिक में क्या होके आ रहा है, प्लस भी तो हो रहा है। तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, बराबर। नई बैलेंस शीट जो टैली होती है वो बराबर होना कोई जादू है या सिंपल सी मैथ्स है, सिंपल सी मैथ्स है कि ये इधर 6,300 तुमने एसेट साइड में जोड़ा है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, तो 6,300 पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट भी तो जोड़ दिया। तो ये आप भगवान भरोसे मत रहना कि तुम खुश हो जाओ कि हाँ हमारी बैलेंस शीट टैली होगी, इसको टैली होना ही है, बल्कि क्या है, ना टैली हो तब तुम्हारी कोई गलती है। ये तो बनाई इस तरह से हुई है कि जितना एसेट साइड में बढ़ा है नेट प्लस माइनस करके, उतने को हमने क्या जोड़ा है उधर से, पार्टनर्स कैपिटल में भी तो जोड़ा है। अब बाकी बातों का इंपैक्ट देखो, इसकी वजह से बैलेंस शीट कैसे टैली होगी। ये 5,000 की क्या लाया है, कैपिटल, तो इससे इधर 5,000 किस में बढ़ा दूंगा, अगर कैश में लाया तो कैश में, बैंक में लाया तो, और इधर से नए पार्टनर की, चौथे पार्टनर की कैपिटल भी तो आएगी, मिस्त्री की। तो कैपिटल आने से भी बैलेंस शीट क्या होती है, टैली। और आपको पता होना चाहिए, बाई चांस आपसे गलती हो जाती है तो आप कैसे चेक करोगे, इसी तरह से कि मैंने कहा ड्यूअल इंपैक्ट सही नहीं लिया। तो मिस्त्री कैपिटल आया, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल, कितने का, 5,000। तो कैपिटल अकाउंट में ये समझ में आ रहा है, बाय बैलेंस बीडी, ये तो आ ही रहा है, इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस, पक्का। ये इसने बताओ क्वेश्चन ने बहुत बड़ी हेल्प करी है नालायक। जनरल रिजर्व बांटने, इसकी कोई जरूरत थी क्या, जनरल रिजर्व कुछ भी हो, ये किसके होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के होते हैं। नया आ रहा है तो अगर आज नहीं बांटेंगे तो फिर नया भी उसमें क्या ले जाएगा, शेयर। तो जनरल रिजर्व उसको क्या है, ओल्ड पार्टनर्स में बांटने पड़ेंगे जिनके है। तो ये जनरल रिजर्व 6,500 बांटूंगा तो क्या बैलेंस शीट बताओ कैसे टैली होगी, नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व विल नॉट अपीयर, वो आएंगे नहीं। तो 6,500 कम हो गया तो उतना किस में जुड़कर आएगा, इनकी कैपिटल में। कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड। तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट बराबर क्यों होती थी आपकी 12th में, ये कोई बताओ, आप चेक करते थे, खुश होते थे, खुश होने की जरूरत थी क्या, ये हर एंट्री से क्या हो रही थी, बराबर। सर हमारी तो मिसमैच होती थी। 60, ये बताओ, ये इधर जोड़ा है ना आपने कैपिटल में, तो दूसरी तरफ क्या हुआ है, बैलेंस शीट में इंपैक्ट क्या पड़ा है, रिजर्व्स गायब भी तो हो गया। तो कैपिटल बढ़ गई तो रिजर्व्स क्या हो गए, कम, गायब, नालायक। तो कैपिटल बढ़ गई तो रिजर्व्स क्या हो गए, कम हो गए। नहीं समझ रहे हो क्या। तो आप ऐसे नहीं है कि जनरल रिजर्व बांट दिया फिर बैलेंस शीट बनाकर देखेंगे और फिर खुश हो जाएंगे, बराबर हो गया, बराबर उसको होना ही है। बताओ किसका एडजस्टमेंट हो गया, एक और बताओ कौन कौन से पता लग गया मुझे, बैलेंस बीडी पता लग गया, जनरल रिजर्व पता लग गया, कैश पता लग गया, तो हो कौन सा पता लग गया, रिवैल्यूएशन पता लग गया। ठीक है, घर पे लिख के करोगे तो ये सब चीजें मत लिखना, सिर्फ अमाउंट बना लेना, टाइम वेस्ट मत करना। आप प्रोडक्टिव टाइम किस में लिख देते हो, बाय बैलेंस बीडी लिखने में। कोई भूल जाएगा क्या एग्जाम में बाय बैलेंस बीडी लिखना है, बाय जनरल रिजर्व, सिर्फ अमाउंट भरा करो और करा करो।
अच्छा एक बात मैं भूल ना जाऊं इसलिए बीच में ही कर रहा हूँ। आपको जो एग्जाम में शीट मिलती है ना, ये कुछ बच्चों की मैंने बाहर पेपर से बाहर निकल कर शिकायतें सुनता हूँ। 4 पार्टनर कभी भी बन ही नहीं पाते। किसमें? एग्जाम की शीट पे। सुनो, एक मिनट, इतना क्या पढ़ा दिया। अब सुनो, इतनी सी शीट आती है कॉपी जो मिलती है एग्जाम। अब क्या करते हो आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, 1 2 3 4। समझ रहे हो क्या समस्या है? ये मैंने तो बड़ी कर दी अपने हिसाब से, हो नहीं पाएगी वहां पर। 4 पार्टनर आते ही बच्चों को पता लगता नहीं है, फिर वो कटिंग करना स्टार्ट करता है इसके ऊपर, इसका बाय बैलेंस बीडी किसी खाने में पहुंच जाता है अमाउंट पे। तो आपको जब भी 4 पार्टनर आए तो कॉपी को क्या कर लेना, इस तरीके, ये आईपैड ऐसे है ना, तो इसको क्या कर लेना, ऐसे कर लेना। समझ लो 4 पार्टनर्स का क्वेश्चन ऐसे बनाना, पार्टनर्स कैपिटल। बोलो, इस तरह से कॉपी आ रही है ना, तो इस पे 4 कॉलम बनेंगे नहीं। तुम ये कसम खा लो ये, क्योंकि बाद में क्या है, भूल जाते हो और बाद में फिर कटिंग होती है, तो एक क्वेश्चन इसको काट के जब तक सही करते हो तो आगे का एक छूट जाता है। और 12th का तो तुमने दिया नहीं है, लेकिन 12th में फिर भी क्या होता है, सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन सीए का पेपर इतना नहीं आता कि एक क्वेश्चन काट के आप दोबारा लिखोगे, इतने में आपका पक्का एक छूटेगा। वो टाइम उतना उतना ही मिलता है जितना क्या है पूरा पूरा हो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि 2.5 घंटे में पेपर हो गया, आधा घंटा क्या है फ्री बैठे चेक कर लिया, इतना टाइम नहीं मिलता। 3 घंटे मिलते हैं, तो पेपर भी कितने जितने देर का ही आता है, 3 घंटे में होने लायक ही आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी को क्या कर लेना, अगर इस तरह से है तो आप कॉपी को ऐसे कर लेना। अगर पार्टनर्स क्या आ जाए, 4 आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ 3 में ही कर लेना, ताकि क्या है कोई दिक्कत ही ना। तो ये चीजें अकाउंट्स की नहीं है, लेकिन नंबर तो कटवाई जाती है। तो 4 पार्टनर है तो क्या कर लेना, कॉपी हॉरिजॉन्टल कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। ये मुझे पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया। मुझे इम्पैक्ट बताओ कैसे बराबर हुई है बैलेंस शीट। इससे लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ी और रिजर्व्स क्या हो गया, कम। इससे क्या बढ़ा, असेट साइड में कैश बढ़ी और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ी। इससे क्या हुआ, बहुत सारी एसेट्स बढ़ गई। नेट एसेट कितने की बढ़ गई, नेट मतलब कोई बड़ी कोई कम हुई, कुल मिला के कितने की बढ़ गई, 6300। तो इधर से क्या बढ़ रही है, कैपिटल। पक्का। अब गुडविल कितने की है, 15,000। कौन ला रहा है, सॉरी वो ला तो रहा ही नहीं है, वो सिर्फ किसके रुपए लाया है, कैपिटल के। तो रेशो देखो, ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है, 2:1। सॉरी, ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशो क्या हो गया, 5/, फिर फिर दलाल बनर्जी मलिक। तो सेक्रीफाइस क्या आ गया, 1/, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं ना, सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये आ गया 1/15। ये कितना आ गया, 3/6, 1/15। और ये क्या आ गया, 0। तो ये तो, इसको तो कोई सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं। तो सेक्रीफाइस किसको हुआ है, दलाल और मलिक क्या हो जाएगा, डेबिट। मिस्त्री, सॉरी मिस्त्री, न्यू पार्टनर कौन सा है, तो मिस्त्री डेबिट टू दलाल और बनर्जी। मिस्त्री कैपिटल बताओ और मिस्त्री का गुडविल में शेयर कितना है, 15,000 है गुडविल। और मिस्त्री का शेयर कितना आएगा, 2/15। 15,000 का 2/15 कितना आएगा, 2,000। और इनमें कितना बट जाएगा, 1। तो दलाल और बनर्जी क्रेडिट हो जाएंगे और मिस्त्री क्या आ जाएगा, डेबिट। तो इससे दलाल और बनर्जी में क्या आएगा, बाय मिस्त्री। बाय मिस्त्री। और इसमें ये क्या आ गया, टू दलाल और टू बनर्जी। ये मैंने आपको गुडविल वाली क्लास में अलग से बताया।
ठीक है, पक्का? ये तो याद है ना वैसे 12th वाला ही, पक्का? अब इसने क्या कर दिया, ये मैंने सेक्रीफाइस कैसे निकाला, ओल्ड माइनस न्यू, ये क्या है, इसने न्यू माइनस क्या कर लिया, ओल्ड। तो ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है, न्यू माइनस ओल्ड गेन होता है, लेकिन नेगेटिव आने का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस। इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग, पक्का? अब एक लास्ट पॉइंट रह गया था, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इंस्टीट्यूट कैसे गेम करता है बच्चों के साथ, बोले वाले। आप पेपर में बैठे हो, पेपर आपने सबसे पहले तो क्या पढ़ा, टोटल पढ़ा। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सारा पेपर पढ़ा, टोटल मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक का पेपर पढ़ लिया। फिर अब जरूरी तो है नहीं कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपने पहले ही किया, आप अपनी मर्जी से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। बीच में ही एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया, उस समय जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, पढ़ लिया आपने, ये पॉइंट 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 सारे पढ़ लिए। अब ऐसा लगता है मैंने पहले का भी इम्पैक्ट ले लिया, दूसरे का भी कर लिया, तीसरे का भी कर लिया, साथ। अब ये चीज को, इसको मौत आ रही थी पॉइंट नंबर 8 लगाने में, इसके आगे ये दिखता ही नहीं है एग्जाम में, ये भी तो एक एडजस्टमेंट दे रखा है। ऐसे गेम करोगे क्या? और होता है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बच्चे क्या त्याग करते हैं, हाँ पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, मैंने सारे कर दिए थे। इसको 8 पॉइंट जानबूझ के नहीं लगाया इसने, इस लाइन को क्यों नहीं लगाया, ताकि बच्चा इस पॉइंट को भूल जाए। तो आप अकाउंट्स का टेस्ट ले रहे हो या हमारे कोई क्या टेस्ट है, अकाउंट्स का एडजस्टमेंट आप जानबूझ के छुपा रहे हो क्वेश्चन में, फिर हम आंसर कैसे करेंगे, लेकिन नंबर तो कटेंगे ना। तो ये जानबूझ के इसने बिना पॉइंट के दिए हैं, और इन चीजों को आप क्या करो, हाईलाइट करके अपनी कॉपी पर लिखा करो। इससे मुझे क्या लर्निंग मिलती है कि मुझे क्वेश्चन जब खत्म करना है लास्ट में सारा करने के बाद, तो मैं खाली 7 पॉइंट तक नहीं पढ़ूंगा, कहां तक पढ़ूंगा, पूरा लास्ट तक पढ़ूंगा, उसमें भी क्या होता है। और ऐसा मिलता है क्वेश्चन में एग्जाम, नंबर तो कट ही गए ना, अब कैसे भी कटे हो नंबर तो कट गए। आप अपने आप को दिलासा दे लो कि क्या है, मेरे को आता तो था, लेकिन नंबर तो आपके मार्कशीट में परमानेंट क्या हो गए, कम होंगे। तो इससे क्या सीखना है कि हमें एक एक पॉइंट करने के बाद भी क्या करना है, थ्योरी वाली चीजें ही पढ़नी है, उसमें कुछ जानबूझ कर देते। बताओ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज किसके है, कोई मिस्टर सेन के देने थे, जो किसने पे कर दिया, दलाल। अब बताओ, आप है अकाउंटेंट किसके, फर्म के, ये है फर्म, इसने किसी मिस्टर सेन के क्या देने थे, रुपए देने थे। अब फर्म मिस्टर सेन को दे देती तो क्या एंट्री करती, मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और मिस्टर सेन का अकाउंट किस नाम से खुला हुआ है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज के अंदर ही कौन छुपा हुआ है, मिस्टर सेन छुपा हुआ है ना आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज के अंदर ही। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में कौन है, सेन। अब मिस्टर सेन को फर्म खुद पे करती तो एंट्री क्या हो जाती, सेन टू बैंक। लेकिन ये सेन आया फर्म के पास कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, पैसे दो। यहाँ पर कौन बैठा था, पार्टनर ही बैठेंगे, फर्म का काम कौन देख रहा होगा, कोई पार्टनर। तो यहाँ पर बैठा था दलाल। तो दलाल ने एक बार फर्म की कैश में से ना देके किस में से दे दिया, खुद से दे दिया। भाई आज मैं मनीष सर इधर पार्टनर है, तो ये इधर गल्ला पड़ा है, आवाज तो आ रही है, सुन नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तो क्या इधर ये क्या है, इसमें से निकाल के दूंगा या अपनी जेब में से दूंगा, मैं अपनी पॉकेट्स में से दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है, आज मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। समर्थ, एक मिनट सुनो, ये है समर्थ कॉमर्स क्लासेस, और ये इसका गल्ला है, गल्ला समझते हो, कैश बॉक्स। ये इसका क्या है, गल्ला। आपकी जो फीस आती है मैं इसमें रख देता हूँ, कोई सैलरी पे करनी होती है इसमें से पे कर देता हूँ, तो जो भी आता है इसमें रख देता हूँ और पे कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसका क्या हूँ, पार्टनर। अब कोई आदमी पैसे लेने आया, मैंने इस कैश में से निकाला ही नहीं, इसकी मेरे पास चाबी नहीं है, आज मैं घर भूल गया, तो मांगने वाला आया तो उसको तो क्या करूंगा, पेमेंट कर ही दूंगा, बोलो। तो उसको मैंने इस कैश को छेड़ा ही नहीं, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, मैंने अपनी पॉकेट में से ही दे दिया। तो फर्म की अकाउंटिंग बताओ क्या होगी, फर्म की अकाउंटिंग, फर्म कह रही है कि मेरी जो भी मांगने वाला आया था वो तो रिपे हो ही गया, तो मेरी लाइबिलिटी तो खत्म हो ही गई, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या सेन डेबिट हो ही जाएगा। टू, क्या फर्म की कैश कम हुई क्या, ये फर्म का गल्ला पड़ा है, इसके अंदर जो कैश पड़ी थी वो की वो पड़ी है, वो तो कैश कम हुई नहीं, वो तो किसने दे दिया, पार्टनर ने। तो अब फर्म को किसको देने पड़ेंगे, उस पार्टनर को, तो वो पार्टनर विल बिकम द लाइबिलिटी ऑफ फर्म। तो उसके एक तरह से क्या होगी, लाइबिलिटी।
तो फर्म की लाइबिलिटी स्विच हो गई या पे हो गई? स्विच हो गई। स्विच होने का मतलब चेंज हो गई। जो पहले सेन को देने थे वो किसको देने हो गए? दलाल। तो बताओ दलाल की कैपिटल में क्या आ जाएगा? बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू दलाल। बताओ बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? दलाल की कैपिटल बढ़ गई, नई बैलेंस शीट जब बनाओगे तो दलाल की कैपिटल में ज्यादा आएगा, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1500 में से कितनी रीपे होगी? जितनी वो सेन की थी। तो ये क्या हो जाएगी? कम। तो दुनिया की एक एंट्री नहीं बनी जो इस बैलेंस शीट को क्या करे? मिसमैच करे। लेकिन हम लोग क्या है, करवा देते हैं। क्यों मिसमैच हो जाता है? एक बार सारी एंट्रीज को डिस्कस करो। एडमिशन के टाइम जनरली क्या आती है एंट्रीज? बताओ तो। नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो बैलेंस शीट कैसे बराबर होती है? इधर से कैश बढ़ जाएगा, इधर से नए पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ती है, प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? इधर से एसेट बढ़ जाती है और इधर से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। या लॉस होता है तो क्या होता है? इधर से एसेट्स कम हो जाती है तो कैपिटल में से क्या हो जाता है? कम। और क्या होता है? रिजर्व्स होते हैं तो बांट देते हैं तो रिजर्व्स टू कैपिटल, इससे क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाती है और रिजर्व्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट क्या करते हो आप? न्यू पार्टनर डेबिट, अगर वो कैश में नहीं लाया तो नए पार्टनर की कैपिटल डेबिट और पुराने वालों की सेक्रीफाइस रेशो में क्रेडिट। भाई सी नया पार्टनर है तो सी टू ए बी करते हो, इससे क्या होता है? ए और बी बढ़ जाते हैं और सी क्या हो जाता है? कम। और इन केस वो कैश ले आए तो क्या करते हैं? कैश डेबिट करते हैं। तो इधर से सी की कम नहीं हुई तो क्या हुआ? इधर से। तो गुडविल की एंट्री अगर कैश में लाता है तो कैश बढ़ जाता है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। कैश नहीं लाता तो क्या होता है? नए वाली पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? कम। सर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिए होते हैं, उसको आप कैपिटल में क्या करते हो? राइट ऑफ। असेट साइड में जो फिक्टिशियस असेट दी होती है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह, तो बैलेंस शीट कैसे टैली होती है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है राइट ऑफ करने की वजह से, और इधर से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। पक्का? उसको राइट ऑफ करते हैं तो वो गायब हो जाता है और इधर से ए और बी की क्या हो जाती है? कैपिटल कम हो जाती है। अगर नया एडजस्टमेंट डाल देगा कि कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी तो क्या होगा? जो लाइबिलिटी पार्टनर ने पे कर दी वो लाइबिलिटी तो कम हो गई, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? ज्यादा। तो मिसमैच होने का तो बच्चों क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। पता है क्या होता है? क्या आप मेजोरिटी क्वेश्चन करते हो, जो मैंने सबसे ज्यादा गलती बच्चों की टेस्ट में देखी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चाहे आए प्रॉफिट चाहे आए लॉस, आपको कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखना होता है? यहाँ पर। या आपकी कसम खाई होती। रिवैल्यूएशन में मान लो लैंड बढ़ गई 100 रुपए की, तो ए और बी में बांट दिया आपने, कितना कितना? 50-50। यहाँ लिख दिया 50-50। लेकिन ये लैंड घट भी जाए ना तो रिवैल्यूएशन तो सही बनता है। रिवैल्यूएशन में तो सही लिखते हो बाय ए बी, लॉस वाली साइड में। लेकिन कैपिटल वाले टाइम आपने क्या खाई होती है कि हमने तो इधर ही लिखना है। क्यों लिखते हो उधर? क्यों? क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है, आदत हो जाती है कि रिवैल्यूएशन यहाँ लिखनी, और वो पेपर में कौन सा दे देता है? लॉस वाला। तो वो यहाँ लिखने की बजाय कैपिटल में से कम करना होगा ना। बराबर बैलेंस शीट कैसे होगी? क्योंकि असेट साइड में से क्या कम हुई है? लैंड। असेट साइड में से क्या कम हुई है? लैंड कम हुई है, तो इधर से भी तो कैपिटल भी तो क्या होनी चाहिए? कम। आप करते क्या हो? लैंड तो कम करके लिख दी बैलेंस शीट में, लेकिन कैपिटल इधर से बढ़ा के दी। वो खाली एक लैंड नहीं होगी, 10 असेट होगी, उनका नेट मिलके क्या होता है? लॉस होता है। तो इस तरह की गलतियां कर देते हो। बोलो। नए पार्टनर ने क्या लगाया? कैपिटल लगाई, तो क्या होता है? कैश बढ़ती है। कैपिटल अकाउंट में तो लिख देते हो, कैश में लिखना भूल जाते हो, या वो वाली तो लिख लेते हो फिर भी, लेकिन गुडविल वाली कैश अगर नया पार्टनर लेकर आता है ना, तो आप जब बैलेंस शीट बनाते हो ना, मान लो ऑलरेडी कैश दे रखी है 50,000, 10,000 वो कैपिटल के लिए लाया, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इधर 10,000 बढ़ गया और उधर उसके कैपिटल अकाउंट में तुमने क्रेडिट साइड में लिख दिया होगा 10,000। लेकिन गुडविल की जो वो कैश लाता है ना, उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो लिख देते हो बाय साइड में, तो उधर तो बढ़ा देते हो, गुडविल वाली कैश इधर लिखना ही भूल जाते हो। तो इस तरह की गलतियां करते हो आप, जो मैंने बच्चों के टेस्ट चेक कर करके देखे। क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, क्या दिक्कत?
आपने कहा ना तो साइन करता हूँ मैंने वो मैंने वो कैपिटल तो कर दिए थे हम्म। तो वो क्रेडिट के अकाउंट नहीं हाँ बच्चों, वो क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपके पास सरप्लस रुपए थे, आपने क्या बिजनेस में लगाने लायक थे नहीं, तो आपने क्या कर दिया, बिजनेस से बाहर लगा दी। देखो मेरी बात सुनो, मैं समर चला रहा हूँ, फीस आई, ड्राइंग्स करनी नहीं है, बिजनेस में ही पड़े हैं, तो अब बिजनेस में कैश रखने का मतलब नहीं है। मान लो 1 लाख रुपए की फीस आई, घर पे अभी जरूरत नहीं है, तो इसको कैश रखने का मतलब तो क्या है, आइडल पड़ा है, फिर तो कोई रिटर्न ही नहीं आएगी। तो इसको मैं किसी में क्या कर देता हूँ, इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो नॉन रिस्क इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआर वगैरह वगैरह, एफडी में 1 लाख रुपए लगा दिया तो 1 लाख तो पक्का है, प्लस इंटरेस्ट भी पक्का है। और दूसरा क्या है, रिस्की इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स। तो इनमें क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऊपर नीचे होने को क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन। इनके प्राइस क्या होते रहेंगे, फ्लक्चुएट। तो अब बताओ सर, एफडी में लगाऊं या शेयर्स में लगाऊं, ये तो उसके मालिक की किस पर डिपेंड करेगा, एटीट्यूड पर, वो कैसा है। अगर वो जैसे मैं हूं, या मान लो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कुछ लोग क्या होते हैं, मेरे पैसे कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो या ना हो। जैसे मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं मेहनत करके, अब मैं क्या कहता हूं कि ये 1 लाख चाहे 1,05,000 हो जाए, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। पर्सन ए की सोच ये है, पर्सन बी कौन है, मेरे जैसा, उसने 1 लाख कमाए हैं, वो क्या चाहता है, 5,000 से बटेगा क्या, 1 लाख के एक 5,000 क्या है, या तो क्या है 1,50 हो जाए, और या फिर क्या है 50 ही हो जाए। गरीब तो पहले से ही था, मैं कह रहा हूँ गरीब तो मैं पहले से ही था, क्या पता अमीर बन जाऊं, नहीं तो गरीब तो मैं जी रहा था पहले। तो दो तरह के लोग होते हैं, पहले वाले क्या कि हम रिस्क नहीं लेंगे, बढ़ेगा धीरे धीरे, एफडी का इंटरेस्ट 5-7% ही आता है, तो वो 10% ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, और कुछ नहीं है, बस इतना सही बढ़ेगा, रिस्क नहीं लेंगे। और शेयर में क्या होता है, रेट बढ़ जाएंगे तो ज्यादा भी हो जाएंगे, और कम हो गए तो क्या नुकसान। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो अगर किसी फर्म के पार्टनर इस तरह के हैं, तो वो किस में इन्वेस्ट करते हैं अपने एक्स्ट्रा पैसे, इक्विटी शेयर्स। और कोई पार्टनर मतलब कंजर्वेटिव टाइप के हैं, तो वो किस में लगाते हैं, एफडीआर में। तो अगर एफडीआर में इन्वेस्टमेंट है, तब तो बात ही खत्म, तब तो बात ही खत्म। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है ना, तो उस साल में अगर उनको क्या हो जाता है, कोई किसी साल में ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो उस साल का P&L क्या होगा, हिट होगा। किसी पर्टिकुलर ईयर में पहले से क्या होगा, उस साल में जैसे इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का था और बिल्कुल ही जीरो हो गया, तो पूरा लॉस किस साल में आ जाएगा, जिस साल में ये क्या होगा, जीरो का हो गया। तो इसलिए पहले से थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, रिजर्व बनाते। P&L से लॉस हो चाहे ना हो, थोड़ा थोड़ा क्या करते रहते हैं, चार्ज, जिससे जिस साल में लॉस हो उस साल हम किससे चार्ज कर लेंगे, उस रिजर्व से, और उस साल के P&L पर अननेसेसरी बर्डन नहीं पड़े। एक तरीका तो क्या है, कोई रिजर्व मत बनाओ, यहाँ 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, अब ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा, जिस साल जीरो होगा उस साल क्या होगा, बेचेंगे जिस साल, उस साल में क्या कर लेंगे, पूरा 100 रुपए का लॉस बुक कर लेंगे। और या फिर क्या है, हम थोड़ा थोड़ा क्या करें, हर साल P&L से 5-10 रुपया क्या करें, रिजर्व बनाए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता कैसे है, P&L से। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन से आपने क्या बनाए थे, नॉर्मल रिजर्व्स बनाए थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, वैसे क्या बनाते हो आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, IAFR। बस इसका पर्पस क्या होता है, आपने P&L से पहले से ही रुपए क्या कर लिए, साइड में रख लिए, P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट माना ही नहीं, क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें आगे जाकर क्या हो सकते हैं, लॉस, उसके लिए पहले से ही क्या बना लिया तुमने, रिजर्व बना लिया। तो जब ये एंट्री करोगे, तो जैसे ही रिजर्व्स बनाओगे तो क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट में क्या आने लग जाएगा, IFR। ये कैसे आया बताओ,
बैलेंस शीट कैसे बराबर होगी? मान लो मेरे को इस साल फीस मिली कितने रुपए की? 50 रुपए की। ठीक है, समझाने के लिए बोला हूँ 50 रुपए। तो 50 रुपए की क्या मिली? फीस। और कुछ नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा तो मैं क्या आएगा? बाय फीस। कितने रुपए का? 50। ये कहाँ चला जाएगा? दो पार्टनर हम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितने रुपए? 50। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? बाय पी एंड एल कितने का? 50। 10 रुपए मैंने किस में डाल दिए? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और दो पार्टनर है, 40 रुपए हमने बांट लिए। कितने कितने? 20-20। अब बैलेंस शीट पे इंपैक्ट बताओ। पहले से बैलेंस शीट टैली है बाकी बातों के साथ, लेकिन इस बार का इंपैक्ट बताओ। कैश कितने की बढ़ी? 50। फीस आई है ना 50 की। ए और बी ने कितने कितने बांट लिए? तो यहाँ तो 40 ही बांटे। कमाए 50 लेकिन प्रॉफिट कितने माने? 40। इनकी कैपिटल में जो भी पहले से कैपिटल थी उसमें 40। तो 10 रुपए क्या पड़े? तो इसके अगेंस्ट हमारे पास पहले से क्या पड़ी है? कैश पड़ी है। हमने कमाए हुए प्रॉफिट को क्या माना? कम। तो हमने कमाए कितने थे? 50, लेकिन पहले से ही कितना प्रॉफिट माना है हमने? 40। तो 10 रुपए का तो हमने ऑलरेडी क्या कर लिया? लॉस बना ही लिया। तो 50 कमाते हैं तो भी प्रॉफिट कितना मान रहे हैं? 40। 10 रुपए का ये है तो प्रॉफिट ही, लेकिन किस में डाल गए? IFR। तो मैंने अपने टोटल प्रॉफिट का गुल्ला था, मेरे पास गुल्लक था कितने का? 50 का। इस 50 में से मैंने कहाँ रुपए निकाल दिए? 10 रुपए अलग रख लिए, इस गुल्लक में रख दिए। और क्यों रख दिए? कि ये सिर्फ ये गुल्लक कब फूटेगा? जब इन्वेस्टमेंट में लॉस आएगा, अदरवाइज ये पड़े। तो मैंने अपने टोटल प्रॉफिट में से 10 रुपए क्या रख दिए? अलग रख दिए। पक्का? तो IFR बैलेंस शीट को कैसे टैली करता है समझ रहे हो ना? कि आपने कमाए ज्यादा होते हैं तो असेट साइड में कैश बढ़ती है ज्यादा, लेकिन कैपिटल में पूरे नहीं बेच के किस में डाल दिए। तो कैसे टैली होती है बैलेंस शीट IFR बनाने से? उसकी इधर क्या आती है? कैश। और इधर क्या आता है? IFR। 50 कमाए थे, 40 को क्या मान लिया? प्रॉफिट। 20-20, लेकिन 10 को प्रॉफिट नहीं मान। ठीक है, तो 10 रुपए का IFR पड़ा है हमारे पास। समझ गए? अब ये जरूरी नहीं है कि इसके अगेंस्ट इधर क्या हो? कैश ही हो। जैसे मान लो मैंने आपसे फीस मांगी, आपने दी नहीं, आपने कहा सर बाद में दे देंगे, कोरोना सही होने दो। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा? डेटर्स टू फीस। डेटर तो बनाऊंगा ना। तुम मुकर नहीं रहे हो, तुम ये नहीं कह रहे हो सर हम देंगे ही नहीं, तुम कह रहे हो सर बाद में दे देंगे। तो मेरे डेटर बन गए तुम। अब बैलेंस शीट में क्या होगा? इधर से डेटर कितने का बढ़ गया? 50। और ये फीस पी एंड एल में जाएगी। फीस तो तब भी जाएगी ना पी एंड एल में, कैश नहीं आया तो क्या है? फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो ऐसे ही बनेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो IFR है ना, उसके अगेंस्ट कैश हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा? असेट पक्का बढ़ेगा। आपने मुझे कैश दे दिया तो भी जरूरी नहीं है कैश होगा। और एग्जांपल ले लेता हूँ, तुमने मुझे कैश दे दिया कितने का? 50 का। मैंने इस कैश से क्या खरीद लिया? AC खरीद लिया। तो मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? ये फीस तो कहाँ जाएगी तब भी? पी एंड एल में। तब मेरी बैलेंस शीट में क्या होगा बताओ? इधर क्या आ गया? AC आ गया। कैश तो आई और गई, असेट में क्या रह गया? AC। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एज इट इज बनेगा। फीस कहाँ गई? पी एंड एल में। तो और पी एंड एल में मैंने 10 रुपए तो अलग कर दिए और 40 रुपए कैपिटल में बांट दिए। तो इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ है मेरे पास, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि कैश हो, बट कुछ ना कुछ। पक्का? तो जब भी आपने रिजर्व बनाए हैं ना, तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपके पास पड़ा होता है। ठीक है? श्योर? अब इन्वेस्टमेंट किया था कितने का? 1 लाख रुपए का। अब मेरे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है कि इसमें 20,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। शेयर खरीद लेते हैं, गिरेगा, जरूरी थोड़ी है हर बार गिरेगा ही, क्या पता 2 लाख हो जाए। लेकिन ना भी हो तो मुझे क्या लगता है 20-30 हजार से ज्यादा लॉस नहीं होगा। अच्छा शेयर है, इतना लॉस नहीं होगा। तो मैं उसके एस्टिमेशन करके उस हिसाब से क्या बना लेता हूँ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का बना लिया मैंने? 30। मुझे लग रहा था 20,000 का ज्यादा लॉस नहीं होगा, फिर भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लिया कि बाई चांस हो जाए। तो हम कितने तक का रिजर्व बनाते हैं भाई? देखो मेरी बात सुनो, ये गोल्ड है, ये मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है।
कितना लॉस हो जाएगा? गोल्ड के रेट चलते हैं लगभग 50,000 रुपये आज। ये मान लो 1 तोले का है, 1 तोला मतलब 10 ग्राम। 10 ग्राम गोल्ड कितने का आता है? 50,000। मान लो कि ये क्या है, एग्जैक्टली 10 ग्राम से, तो ये 50,000 का है, मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब गोल्ड का रेट कभी 10,000 हो जाएगा क्या? 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, लेकिन 10 तो नहीं होगा नहीं। तो मैं कितने तक का इसमें प्रोविजन बनाऊं? 5 का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंटिटीज कितने तक का बनाती है? जितना उनको क्या होता है, एक्सपेक्टेड लॉस होता है। समझ रहे हो ना? आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट दी होती है, निकाल तो लोगे, लेकिन बनाए कितने का? पार्टनर्स बनाते कितने का? उनको लगता है कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, तो उससे तो कोई 2-5 और ऊपर बना लेती है, ताकि हम पूरा क्या रहे, सेफ रहे, कि हमने पहले से कर लिया। ठीक है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की है। अब इक्विटी शेयर है, तो अलग अलग कंपनी के इक्विटी शेयर में अलग अलग रिस्क होते हैं। टाटा रिलायंस के शेयर इतने जल्दी नहीं गिरते हैं जितने अन अकेडमी और गिर जाते, तो उनके शेयर पर हम ज़्यादा प्रोविजन बनाते हैं, और क्या है, टाटा रिलायंस और ऊपर कम बनाते हैं। तो ये क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था मेरा 1 लाख का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? मान लो मैंने 20 का बना रखा है। अब सी आता है, कौन आता है? सी। ए और बी पार्टनर है। अब सी आएगा तो क्या होगा, ए और बी कहेंगे कि ये रिजर्व है, अभी लॉस हुए थोड़ी है, ये हम बांटेंगे। तो सी कहेगा बांट लो, लेकिन इसमें जितना लॉस है वो भी तो पहले चार्ज करो। भाई रिजर्व्स ए और बी कह रहे हैं कि हमारे हैं, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो हम बांटेंगे। तो ए और बी कह रहा है बांटो, तुम्हारे ही है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोई लॉस है तो पहले वो इससे मीट करो, क्योंकि ये फिर ये लॉस भी तो तुम्हारा है। तो अलग अलग केस हो सकते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें मार्केट प्राइस कितना दे देगा। केस ए में मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का कितना है? 90। केस बी में इससे ज्यादा लॉस बना दो, कितना? 70, 75, कुछ भी बना लो, 20 से ज्यादा लॉस। और केस सी में 1-10। इसके अलावा कोई चौथा बनता नहीं है। ठीक है, कितना ही दिमाग लगा लो, कोई चौथा बनता नहीं है। अब आपको 1 लाख मान लो या 80,000 मान लो, तो वो इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब बताओ, फर्स्ट केस में मुझे कितने का लॉस हुआ है? तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 90,000 का ही रह गया, तो लॉस किसका है? ए और बी का। तो ए और बी कहते हैं कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना गिर गया? 10 का। ये लॉस हमारा है, हम किस में से ले लेंगे? हमारे रिजर्व्स में से ले लेंगे। रिजर्व्स भी तो हमारा है, हम वापस कैपिटल में क्यों डाले? हमने उसके लिए पहले से क्या बना रखा है? रिजर्व। हमने जब प्रॉफिट कमाए थे तो हमने क्या नहीं माना था? उसको प्रॉफिट माना ही नहीं था। तो एक तरह से हमारा लॉस पहले से ही चार्ज है ना भाई। जब 50 रुपए के हमने प्रॉफिट कमाए थे, तो हमने प्रॉफिट माना ही कितना था? 40। 50 के प्रॉफिट माने थे, आए थे, तो भी हमने कितना प्रॉफिट माना था? 40। तो हमारे पास जो पहले से ही 10 रुपए का लॉस तो पहले से ही चार्ज दिया ना, एक तरह से, कि हमने पूरे 50 नहीं बांटे थे कैपिटल में। तो ये हमने क्या है, पहले से ही बना रखे, तो वापस से लॉस थोड़ी हुआ है हमें। 20,000 का रिजर्व पड़ा है, उसमें से ले लिया। अभी भी कितना रिजर्व एक्स्ट्रा रह गया? 10 का। वो कौन बांटेंगे? ए बी। सी को भी मिला लें, क्या नया है? ठीक है, इसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ए और बी किस रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो। केस वन। केस वन क्या है? इफ देयर इज लॉस इन इन्वेस्टमेंट बट लॉस इज नॉट, या रिजर्व आर मोर देन लॉसेस, रिजर्व्स आर मोर देन, तो क्या होगा? पहले तो लॉस प्रोवाइड कर दो और रिमेनिंग रिजर्व्स पार्टनर्स में बांट दो। बट सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में क्या है? लॉसेस ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट तो कितने का कम हुआ है? आईएफआर है कितने का? तो बचा किसको भेजना, वियर करना पड़ेगा? ए और बी को। बट वो किसके थ्रू होगा? क्योंकि कोई भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो सीधा ए बी में बांटते हैं, थ्रू रिवैल्यूएशन बांटते हैं। तो एसेट का भी क्या है, ये भी तो एक एसेट ही है, इसकी वैल्यू कम हुई है, तो इसको भी किसके थ्रू बांटेंगे? रिवैल्यूएशन। अब ये रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा अपने आप। कितने का लॉस? 10,000 का। तो अपने आप ए बी में, और कोई रिवैल्यूएशन ना हो तो क्या होगा? ए बी टू रिवैल्यूएशन। कितना? 10। ए बी टू रिवैल्यूएशन। पक्का? तीसरा केस क्या है?
इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 1,10 का। तब क्या होगा? लॉस तो हुआ ही नहीं, तो रिजर्व तो सारे के सारे कौन बांट लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ए बी, कितना? 20,000। ए और बी में बढ़ जाएगा 20। और जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया वो किसके थ्रू जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट है तो किसके थ्रू ही जाएगा? रिवैल्यूएशन। और लॉस है तो पहले रिजर्व्स में से और बाकी किस में से? रिवैल्यूएशन। पक्का? देखो मेरी बात सुनो, मैं अलग अलग एग्जांपल लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 5 लाख का। और रिजर्व्स कितने के आ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स 50,000। केस ए, अगर मार्केट प्राइस कितना है? 5.20, तो 5.20 है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, और ये रिवैल्यूएशन किस में चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 का तो ये प्रॉफिट हो ही गया। और जो रिजर्व्स बनाए थे वो क्या है? पट जाएगा ए और बी में। तो अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा? रिजर्व तो जनरल रिजर्व के जैसा हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके जैसा हो गया? जनरल रिजर्व। जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मल एसेट के जैसा हो गया जिसकी वैल्यू बढ़ी गई। बट लॉस है तो क्या होगा? दो केस हो सकते हैं। लॉस इतना है कि इनके बीच में ही खत्म हो गया, और लॉस इतना है कि ये 50,000 पूरा ही क्या हो गया? ऑब्जर्व। जैसे लॉस कितने, वैल्यू कितने की है? 4,80,000। तो 4,80 की है तो लॉस कितने का है? 20 का। तो क्या होगा? टू इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया? 20। डेबिट क्या हो जाएगा? सॉरी IFR कितने का? अब IFR में कितना बैलेंस बच गया? 30। तो IFR कौन बांट लेंगे? 2ABC। कितने का? ओहो, सी क्यों आएगा? यही तो चेक कर रहा हूं मैं, सी क्यों आएगा? तो AB में बढ़ जाएगा कितना? 20,000। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। 20 नहीं, सॉरी 30। 50 में से कितना लग गया? 20। तो ये कितने से? 30। श्योर? सी केस के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 4,20,000। तो टू इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? 80,000। IFR कितना है मेरे पास? 50। बाकी कितने का? 30। और 30 किस में चला जाएगा? AB2। पक्का? देखो अब 12th में पता है क्या होता था? IFR किस का पूरे क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर नहीं आता था, जैसे मैंने किया है ना ऐसे ही आता था। अब क्या होगा? एडमिशन होगा ना, तो उसमें साइड में क्या दिया होगा तुम्हें? IFR 10,000, इन्वेस्टमेंट 5 लाख, और कोई ना कोई क्या दिया होगा? मार्केट प्राइस। तो तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछेगा, कैपिटल अकाउंट भी पूछेगा, बैलेंस शीट भी पूछेगा। 12th में क्या होता था? ये जो IFR और WCR के क्वेश्चन आते थे ना, वो ऐसे अलग से ही आते थे। ठीक है, एडमिशन के जब आगे पूरे क्वेश्चन स्टार्ट होते थे, गुडविल के इतना लाया, बाकी एसेट का रिवैल्यूएशन है, तब उसमें क्या नहीं डालता था वो? IFR। लेकिन अब अगर IFR का एडजस्टमेंट आएगा तो किसके पार्ट के तौर पर ही आएगा? पूरे क्वेश्चन के पार्ट के। ऐसे नहीं आएगा कि खाली IFR का स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ गया, गुडविल के इतने लाया, उसके इतने लाया, सारा कुछ मिलकर आएगा। तो कैसे आएगा वो हम कब करते हैं? कल करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू। कल क्या हम नेक्स्ट क्लास जब क्वेश्चन आएंगे ना, आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आ ही जाएगा कि IFR और उसके साथ है। इतना तो समझ में आ गया? ठीक।